नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पे आपको पीछे 2 पाठ मैंने करवा दिए थे। क्लास 6 के हमारा राजस्थान नाम से जो पुस्तक है, इसके 2 पाठ हमने कर लिए थे। अब अपनी जो बारी है वो है तीसरे पाठ की, इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास की जानकारी हमें किन किन वस्तुओं से मिलती है। इतिहास जानने के 2 प्रमुख स्रोत माने जाते हैं अपने, एक पुरातात्विक होता है और एक साहित्यिक स्रोत होता है। पुरातात्विक स्रोतों में हम ले सकते हैं जैसे अभिलेख, जिनको हम शिलालेख बोलते हैं, गुहालेख बोलते हैं। जो पत्थरों पे लिखे हुए लेख थे उनको हम बोलते हैं अभिलेख। प्राचीन काल की स्थितियां कागज पेन तो थे नहीं, ठीक है ना। उसमें जो वस्तु मिली उस वस्तु पे लिख करके छोड़ दिया। ताम्र पत्थर भी हुआ करते थे, पत्थर पे लिखे जाते थे। स्तंभ लेख भी थे, पत्थर को त्रास के चिकना बना करके लिखा जाता था। तो क्लास 6 का जो पाठ है ना, पाठ नंबर 3, ये हमें इन सब बातों की जानकारी देगा भाई, ठीक है ना। प्राचीन काल के इतिहास की बात हम कर रहे हैं। अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत है, जिन्हें मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 है पुरातात्विक और नंबर 2 है साहित्यिक स्रोत। भाई पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भ को समझने, ठीक है ना, समझने में सहयोग मिलता है। एक राजा की जानकारी हमें लेनी हो और उसके जनजीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन कैसा था, उनकी जानकारी अगर हमें लेनी हो तो इन अवशेषों से ही पता लगती है। उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, जिनसे हमें इनकी जानकारी मिले। ऐसे स्रोत अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृति एवं उत्खनन। उत्खनन का मतलब था खोद करके, ठीक है, प्राप्त सामग्री शामिल है। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे देखो पीछे के पाठ में, दूसरे पाठ में एक चीज आई थी, नांदसा यूप अभिलेख, ठीक है ना। और उसके अलावा हम देखें गटियाला का अभिलेख, कणस्वा का अभिलेख, नगरी अभिलेख, नगर अभिलेख, बिजोलिया का अभिलेख। बहुत सारे ऐसे अभिलेख है उस समय के लिखे हुए, जिनसे हमें प्राचीन जनजीवन की जानकारी प्राप्त होती है। तो देखो ये पुरातात्विक स्रोत जो है ये निम्न है। इनमें सबसे पहला जो अपना स्रोत आता है वो आता है अभिलेख। भाई ये अभिलेख क्या है? देखो ये हमें शिलालेख, पत्थर पे लिखा हुआ लेख, पत्थर की पट्टिका है। पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंड, स्तंभ भवनों, गुफाओं की दीवार, मूर्ति, प्रतिमा, स्तूप, मठ, तालाब। मठ मूलतः हुआ करते थे बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है ना। खेतों की खड़ी शिलाओं पर, ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं, ठीक है ना। अभिलेखों की उपयोगिता क्या है भाई? ये विविध भाषाओं में गद्य और पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। अभिलेख गद्य और पद्य दोनों शैलियों में हमें मिलते हैं, ठीक है ना। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्य, आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक जीवन, तत्कालीन राजनीतिक जीवन, धार्मिक सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। एक एक चीज को बारीकी से हम देख रहे हैं, एक एक चीज को बारीकी से पढ़ रहे हैं। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख हमेशा प्रशस्ति कहलाते हैं। जो अभिलेख किसी राजा की प्रशंसा में लिखे गए हों उनको प्रशस्ति कहते हैं, ठीक है ना, प्रशस्ति कहा जाता है। अब मुख्य अभिलेख है कौन कौन से? जब मुख्य अभिलेखों की हम बात करें कि भाई साहब कौन कौन से अभिलेख प्रमुख रूप से अपने को मिलते हैं, ये मैं नाम लेके जा चुका हूं। नगरी अभिलेख, कणस्वा अभिलेख, गटियाड़ा अभिलेख, किराड़ू, नांदसा यूप, बरनाड़ा यूप अभिलेख, सामोली शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, राज प्रशस्ति। जो भी प्रशस्ति पत्थर पे लिखी गई हो उन सारी प्रशस्तियों के नाम हम लिख सकते हैं। इन अभिलेखों से जानकारी हमें किस चीज की मिलती है? राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञ के प्रकार,
भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा का मतलब है कि एक रियासत का क्षेत्रफल कहां तक था, उसके बाद में दूसरी रियासत का क्षेत्रफल आ गया। तो इन सारी चीजों की जानकारी जो है वो हमें अभिलेखों से मिलती है। उदाहरण स्वरूप गटियाड़ा अभिलेख है ना, ये क्या कह रहा है, देखो गटियाड़ा अभिलेख में क्या मिलता है, प्रत्यार और बिजोलिया शिलालेख। ठीक है, गटियाड़ा अभिलेख, बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है। ये अभिलेख है ना, इनसे हमें चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। चीरवा का शिलालेख, रावल समर सिंह के युग की जानकारी मिलती है। रावल समर सिंह मेवाड़ के राजा थे, मेवाड़ के राजा हुए थे रावल समर सिंह, इनके बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो अभिलेखों से हमें कोई राजा की राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, हर प्रकार की जानकारी इनसे हमें मिलती है। भौगोलिक स्थिति की बात भी मिलती है, हर चीज की जानकारी हमें इनसे मिलती है भाई। आगे देखें भाई, देखो यहां पर एक स्मारक दिखाया गया है चित्र में, ठीक है ना। स्मारक होते क्या है देखो जरा, राजस्थान के विभिन्न स्मारक में दुर्ग प्रमुख है। दुर्ग, किले, गढ़, फोर्ट राजस्थान के स्मारक में प्रमुख है। इनमें चित्तौड़ का किला, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़, बीकानेर, फलाना, दीमका, जो भी दुर्ग थे वो सारे आ गए। ठीक है ना, राजाओं के द्वारा बनाए गए दुर्ग। स्मारक ही तो है, राजा की पहचान करवाता है हमें, राजा के बारे में जानकारी देते हैं हमें स्मारक। एक राजा है, किस राजा ने बनवाया, उसके बाद में राजा कौन बने यहाँ पर, और किस राजा ने कौन से महल, हवेलियां, छतरियां वगैरह बनवाई। तो ये सारे स्मारक ही तो है। दुर्ग के आसपास पत्थर, दुर्ग भी किसके बने हुए थे, पत्थर के बने हुए थे। दुर्ग से संबंधित जानकारी, राजा की, रजवाड़े की, रियासत की पूरी जानकारियां हमें मिलती है। इनके अलावा भवन, राजप्रासाद यानी महल, महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक है। भाई साहब, जनसाधारण के घर थे वो भी किसी प्रकार का स्मारक है, विहार थे स्मारक है, मठ स्मारक है, चैत्य स्मारक है, स्तूप स्मारक है, मंदिर भी जानकारी देते हैं, समाधियां भी जानकारी देती है हमें, और बावड़ी और कूप भी हमें जानकारी देते हैं। ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला। अब देखना, इन सब से, चाहे दुर्ग हो, चाहे महल हो, चाहे हवेली हो, चाहे चैत्य हो, चाहे जनसाधारण के घर हो, चाहे छतरियां हो, चाहे स्तूप हो, चाहे मठ हो, मंदिर हो, इन सब से हमें जो जानकारी मिलती है ना, वो जानकारी किसकी मिलती है, स्थापत्य कला की, धार्मिक विश्वास की, उपासना पद्धति की, मनुष्य की चेतना की, और समृद्धि का ज्ञान, सारी चीजों की जानकारी हमें इनसे मिलती है भाई। हर चीज की जानकारी हमें इनसे मिलती है। आगे आगे मुद्रा, मुद्रा सिक्के ही तो है। ठीक है, मुद्रा देखो, मुद्रा अथवा सिक्के छापों या प्रतीक किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नापतोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व स्मारक शासक की शक्ति के सूचक भी है। राज्य व शासक की शक्ति का सूचक सिक्कों को माना गया है भाई। ठीक है ना, तो ये मुद्राएं थी, ये छापे थे, उसमें के प्रतीक थे, काल विशेष की बातें थी जो रियासत के वर्चस्व को बताती है कि रियासत का वर्चस्व कैसा था। ठीक है ना। दूसरी विशेष बात, आगे चलते हैं, देखो देखो भाई, आहड़ सभ्यता, रेड सभ्यता। आहड़ सभ्यता उदयपुर की, रेड टोंक की, बैराठ जयपुर की, रंगमहल हनुमानगढ़ की, सांबर जयपुर की। सुखाड़ियों के उत्खनन से प्राप्त सिक्के मुद्राओं से क्षत्रप, मालव, चौहान, गुहिल आदि वंशों की राज्य शासन, अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखो, बर्तन और कलाकृतियां। उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन, कलाकृतियां प्राप्त हुई है। कलाकृतियों में बर्तन पर चित्रण, खंभों पर खुदाई,
किवाड़ों पर, किवाड़ यानी द्वार, किवाड़ व ग्वाक्ष गोखड़ों की कारीगरी भी देखने में आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। आगे देखो, राजस्थान के अनेक स्थानों पर उत्खनन में प्राप्त मृदभांड, प्याले, रकाड़ियाँ, दुपात्र, दीपक आदि से हम पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं कि एक राजा अपने पूर्वज या राजा शासक जो थे उन्होंने किस प्रकार से अपनी रियासत को खुशहाल रखा, उनकी आर्थिक संपन्नता को बनाए रखा, उनको कैसे आगे बढ़ाया, उनमें कौन कौन से किस राजा की रियासत में ज़्यादा कौशल थे। ठीक है ना। तो जिस रियासत में ज़्यादा कौशल थे वो रियासत, नॉर्मल सी बात है, ओबियसली वो रियासत ज़्यादा वृद्धि करेगी। गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना सीकर की, ताम्र संस्कृति के अवशेष, जोधपुर, जोधपुरा सभ्यता, ये जोधपुरा सभ्यता जयपुर एवं नवभरतपुर से प्राप्त काले एवं लाल मृदभांड, आहड़ व गिलूंड से प्राप्त प्रशस्त्र, फलक आदि कला कौशल देखा जा सकता है। ये बात इंपॉर्टेंट बहुत है भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है। गणेश्वर सभ्यता आ गई, ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले हैं, जोधपुरा नौह से प्राप्त काले एवं लाल मृदभांड मिले हैं। ठीक है ना। आहड़ व गिलूंड से प्राप्त प्रशस्त्र, फलक आदि में कला कौशल देखा जाता है। ये छोटी सी लाइन में बड़ी सी बात लिख के निकल गए हैं। ठीक है ना। तो कौन कौन सी सभ्यता से किस प्रकार की चीजें यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। आगे चीज देखते हैं अपने, ताम्र पत्थर क्या थे भाई। ताम्र पत्थर की विशेष बात, तांबे के छोटे छोटे पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्र पत्थर कहते हैं। बात इंपॉर्टेंट, दान पुण्य से संबंधित होने पर इन्हें दान पात्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नापतोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है ताम्र पत्रों से। आगे देखो, साहित्यिक स्रोत, इंपॉर्टेंट चीज आ गई अभी, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, जिसमें हमने देखा अभिलेख, पुरातात्विक स्रोत में हमने अभिलेख की बात करी, ताम्रपत्र की बात करी, और साहित्यिक स्रोतों में जो हम बात करेंगे वो विशेष रूप से किसकी रहेगी। देखो, इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है, बहुत ज़्यादा लिखा गया। प्रचुरता का मतलब संस्कृत में, हिंदी में, राजस्थानी में, उर्दू में, फारसी में लिखा गया। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में, रजवाड़ों का, राजपुताने का प्राचीन इतिहास जानने में महती भूमिका जो है वेद पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों की सहायता मिलती है। इनमें राजस्थान के साहित्यिक स्रोत को जानने के प्रचुर साधन पड़े हुए हैं। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक कृत पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय जयानक की चंद बरदाई ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। रासो प्रशस्ति की तरह है भाई, रासो में प्रशंसा की जाती है, प्रशस्ति में भी प्रशंसा की जाती है। ठीक है ना। देखो, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज विजय, ठीक है ना, पृथ्वीराज विजय ये जयानक ने लिखी। अब देखो, नैनचंद्र की बात करूं, नैनचंद्र सूरीकृत, नैनचंद्र सूरी ने लिखा अमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी, 2 ग्रंथों की बात है। एक जयानक का पृथ्वीराज विजय, एक नैनचंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य, दोनों में चौहानों की जानकारी के स्रोत है। ठीक है ना। यहाँ पर सामाजिक भी, धार्मिक जीवन की भी, दोनों की जानकारी हमें मिलती है। एक विशेष बात और देखना, राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खिचीरी वचनिका, ये शिवदास गार्डन ने लिखा था, अचलदास खिचीरी वचनिका, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ने लिखा था। ठीक है ना। पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया कन्नड़देव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास। अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक प्रश्न या फिर मिलान में डेली दिया जाता है, हर पेपर में दिया जाता है। इनमें से खिड़िया जग्गा कृत वचनिका,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का लिखा हुआ है, अचलदास खिचीरी वचनी का शिवदास गार्डन का लिखा हुआ है, कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ का लिखा हुआ है, दलपत सिंह कृत दलपत विलास दलपत सिंह ने लिखी है, और वचनी का लिखी गई है जग्गा खिड़िया की। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आगे ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजवंश की रियासत की रजवाड़े की स्थापना कब हुई, राजाओं का वंशक्रम, राजा के बाद में राजा कौन बना, राजा का क्षेत्र यानी एक रियासत का क्षेत्र कहां तक था आदि का वर्णन है ख्यात विषयक में। नैनसिरी ख्यात मूर्णोत नैनसी ने लिखा, बांकीदास की ख्यात बांकीदास ने लिखा, दयालदास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी उर्दू तवारीख, फारसी उर्दू तवारीख इतिहास ग्रंथों में हमें विशेषतया मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। ये उर्दू तवारीखें जो लिखी गई, चाहे राजवंशों की स्थापना के बारे में नैनसीरा ग्रंथ हुआ, नैनसीरी ख्यात मूर्णोत नैनसी ने लिखा, बांकीदास की, दयालदास की, जोधपुर राज्य की जैसे मुंडियारी ख्यात है मारवाड़ की मुंडियारी ख्यात, इनकी विशेष भूमिका बताई गई। एक रजवाड़े का क्षेत्र कहां से कहां पर किस रूप में व्यवस्थित था, सारी बातें इन ग्रंथों में बताई गई है। तो आपका काम जो है ना वो ये रहेगा कि भाई आप इन चीजों को एकदम स्ट्रिक्टली और बहुत शानदार तरीके से लिखें भी और साथ साथ में पढ़ें भी। ठीक है ना। इसके बाद में कर्नल जेम्स टोड की बात आ जाती है भाई। कर्नल जेम्स टोड कृत एनाल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टोड द्वारा कृत एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। दूसरी किताब ट्रेवल्स इनटू द वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की यात्रा। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, कविराज श्यामलदास का वीर विनोद, श्यामलदास का वीर विनोद, विश्वेश्वर नाथ रेऊ कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास। अरे भाई विश्वेश्वर नाथ रेऊ, या फिर मैं कह सकता हूं इनको रेऊ शास्त्री, रेऊ शास्त्री। इंपॉर्टेंट बहुत है चीजें भाई। गौरी शंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सियाही, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय है। तीन चीजें दिखाई गई है, एक फोटो दिखाई गई है, तीन कर्नल जेम्स टोड की, एक डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा की, महामहोपाध्याय उपाधि है इनकी, और एक कविराज श्यामलदास की। ठीक है ना। तीनों ही अपने अपने क्षेत्र में तीनों का उल्लेखनीय योगदान रहा है भी इतिहास को परखने का। इसके बाद में अपने बात आ जाती है देखो शब्दावलियों की, शब्दावलियों की बात आ जाती है। अभिलेख क्या थे, ताम्र पत्थर, पत्थर आदि खुदा हुआ लेख। उत्खनन होता है खुदाई करना कोई चीज की। मृदभांड मिट्टी के बर्तन है। अब प्रश्न आ जाते हैं भाई साहब दो तीन, एक चीज वंश भास्कर, एक मैं बताऊं एक आप बताना। ठीक है ना। तीन चीजें हैं, तीन प्रश्न हैं। पहले प्रश्न का उत्तर वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण ने लिखा वंश भास्कर। प्रशंसा में मैं बार बार बोल रहा हूं दो प्रश्न है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहते हैं, और संस्कृत में उत्कीर्ण का शिलालेख में बता के आया हूं रावल समर सिंह मेवाड़ वाले के युग की जानकारी। आप इसका उत्तर लिख के भेजो। पीछे वाले पेज में है रावल समर सिंह वाला। रावल समर सिंह मैं बता के हूं मेवाड़ के शासक रावल समर सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है ना। तो वो शिलालेख कौन सा था जो रावल समर सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। भाई तीन दुर्गों के नाम लिखने आपको। पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं, इतिहास लेखन में मुद्राओं का योगदान। ठीक है ना। इतिहास लेखन में मुद्राओं का योगदान समझाना है। ठीक है, बड़ी बात। एक तो ये प्रश्न याद करो, एक ये याद करो, एक ये याद करो। ये और ये दो तो इंपॉर्टेंट है ही है। आगे देखो भाई, पाठ नंबर आ गया राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, पाठ नंबर 4। देखो भाई पाठ नंबर 4 क्या कह रहा है, प्राचीन सभ्यता स्थलों की बात जब हम करें, कहां कहां पर खुदाई हुई, क्या क्या वस्तुएं मिली। ठीक है ना। प्राचीन सभ्यता के स्थल है
मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ साथ सभ्यताएं विकसित होती है, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी होती जाती है, कुछ नया आकार बना लेती है। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यता संस्कृति के स्थल मरुस्थल और अरावली नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े थे, जो प्राचीन काल में किसी रूप में दब गए थे, बाद में खुदाई हुई तब संस्कृति उनकी हमें प्राप्त हुई थी। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इनके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिस काल का लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है ना, उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त हुए प्राचीन साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी, पत्थर के अस्त्र शस्त्र, उपकरण प्रमुख है। चूंकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग को प्रशस्तर युग कहा जाता है। अब देखना विशेष बात, अब देखो भाई, प्रशस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता, देखो प्रशस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों में कंदमूल एकत्रित करके अपना पेट भरता था। मनुष्य भोजन कैसे करता था, या तो जानवरों, कच्चे जानवरों का मांस खाता कच्चा मांस, या फिर जंगल में जो कंदमूल वगैरह थी, पत्ते हैं, छाल है वगैरह, फल है, कोई भी जो मिलता वो खा लेता था। अतः उनसे कुलाड़ी, गंडासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए। कोई चीज को काटना चाह रहा था तो धीरे धीरे पहले पत्थर के औजार बनाने शुरू किए और फिर लोहे के युग की ओर मनुष्य बढ़ा था। मानचित्र 4.1 को देखकर जानिए कि राजस्थान में प्रशस्तर युग के उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदियों की घाटियों और शैलाश्रयों में बहुतायत मिले हैं। आगे देखो, प्रशस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल तथा उसके बाद लोह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन, कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे के उपकरण प्रारंभ किए। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ आदि सभ्यताओं से प्राप्त होते हैं। जो इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ सभ्यताओं से तांबे के अवशेष प्राप्त होते हैं। अभी राजस्थान में कौन कौन सी सभ्यताएं थी उनकी बात हम करें तो देखो, पीलीबंगा, कालीबंगा, रंगमहल, बडोपड़, सोंथी। देखो, बडोपड़, रंगमहल, पीलीबंगा, कालीबंगा, ये सभ्यताएं अपनी आ गई हनुमानगढ़ जिले में। ये सोंथी सभ्यता आ गई बीकानेर जिले में, ठीक है ना। तिलवाड़ा बाड़मेर में आ गई, बागोर भीलवाड़ा में आ गई भाई, ठीक है ना। तो ऐसी ये सभ्यताएं जो इनकी जानकारी हम लेंगे, सुनारी झुंझुनू में आ गई, गणेश्वर सीकर में आ गई, बैराठ जयपुर में आ गई, ठीक है ना। तो इन सारी सभ्यताओं की बात जो हम यहाँ पर करने वाले हैं भाई, एक एक सभ्यता की बात हम करते चलेंगे जो जो इस पाठ में दी हुई है उन सारी की। भाई साहब, सबसे पहले अपने सामने जो सभ्यता आई है वो अपनी सभ्यता है कालीबंगा, और कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियां। राजस्थान में दृष्टवती और सरस्वती नदी के किनारे की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरा स्थलों की खोज की। इनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। बाद में डॉक्टर बीबी लाल, बी के थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती काल का एक नगर मिला जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मकानों में 4-5 बड़े, कुछ छोटे कमरे होते थे, ठीक है ना। बस्ती में गंदे पानी के निकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी हुई थी। यहां चबूतरे भी मिले हैं जिनसे अग्निकुंड वेदिकाएं मिली है भाई। हवन कुंड मिले हैं, 7 हवन कुंड देने वाली सभ्यता कालीबंगा है, 7 हवन कुंड, ठीक है ना। तो देखो, हम कालीबंगा सभ्यता की बात करें, एक तो बात आती है अमलानंद घोष,
अमलानंद घोष ने इस सभ्यता की खोज की। एक बीबी लाल उत्खननकर्ता, एक इनके साथी थे बीबी लाल के बीके थापर, इन्होंने किया इस सभ्यता का उत्खनन, दोबारा खुदाई का कार्य। पहले खोदने वाले थे अमलानंद घोष, बाद में बीबी लाल और बीके थापर। सरस्वती नदी के किनारे, वर्तमान की गग्गर के किनारे, हनुमानगढ़ जिले में ये स्थल मिला। ठीक है ना। बस्ती में गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी की व ईंटों की नालियां बनी हुई थी। ये चीज भी है कि लकड़ी की नालियां और ईंटों की नालियां कौन सी सभ्यता की विशेषता है, तो वो कालीबंगा सभ्यता की विशेषता है। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बने, हवन कुंड, हवन करवाने वाली वेदिका जो होती है ना, वो मिली है यहाँ पर। संभवतया ये हवन कुंड मिला, ये किसके बारे में कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान वगैरह, धार्मिक कार्य वगैरह किए जाते होंगे, तभी तो ये बनाए हैं ना। आगे देखो और क्या मिला है, यहाँ पर एक टीला मिला है, उस पर दुर्ग के अवशेष मिले हैं। तो भाई साहब यहाँ पे किला था, गढ़ था, दुर्ग था, तो कोई राजा भी रहता होगा। किला गढ़ दुर्ग मिला है तो यहाँ पे कोई राजा भी रहा होगा। आगे देखो, कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य मिले। भाई साहब ये दुर्ग था ना, ये जो दुर्ग बना हुआ था, इस दुर्ग के बाहर जुताई के अवशेष मिले हैं, खेती के अवशेष मिले हैं, ठीक है ना, कृषि के अवशेष मिले हैं। नगर यानी दुर्ग के बाहर, प्राचीर यानी दीवार के बाहर, यहाँ की खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, गाय के मुख का प्याला मिला है, तांबे का बेल मिला है, कांसे के दर्पण, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं इस सभ्यता से। ठीक है ना। देखो दुर्ग के अवशेष, दूसरी बात प्राचीर के बाहर कृषि भूमि के अवशेष, खेती के अवशेष मिले, गाय के मुख वाला प्याला मिला, तांबे के बेल मिले हैं, कांस्य के दर्पण मिले हैं, हाथी दांत का कंगा मिला है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कांच की मणियां मिली है, खिलौने मिले हैं। ये चीजें यहाँ पर मिली है। इसके बाद में कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल बनने से समृद्ध बस्ती उजड़ गई थी। यहाँ पे या तो नदी का पानी आया नहीं था, या मरुस्थल का क्षेत्र जो था वो बढ़ता गया था। इस कारण ये बस्ती जो थी वो धीरे धीरे यहाँ से समाप्त होती गई, मिट्टी में दबती गई, बाद में खुदाई हुई और मिला हमें ये। दूसरी आती है आहड़ या आघाटपुर सभ्यता। उदयपुर में स्थित है आहड़ या आघाटपुर सभ्यता। आपकी आघाटपुर सभ्यता आयड़ नदी के किनारे है, आयड़ या हम कहें बेड़च नदी के किनारे है। उदयपुर में के पूर्व में आहड़, आयड़, बेड़च नदी के किनारे दो टीले दिखाई देते हैं, जिसको स्थानीय लोग धुलकोट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्थानीय लोग इस सभ्यता का नाम क्या लेते हैं, तो धुलकोट। यह बस्ती पहले ताम्रवर्ती, तांबावती के नाम से जानी जाती थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तांबावती के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजार के निर्माण का केंद्र होने के कारण इसका नाम ताम्रवर्ती पड़ा। तांबे के औजार बनाए जाते थे। 10वीं या 11वीं सदी में इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाता था। पहली दुलकोट, फिर आघाटपुर, तांबावती, ताम्रवती, और फिर नाम पड़ा आहड़ सभ्यता। ठीक है ना। तो प्राचीन में इसको कहते थे स्थानीय लोग धुलकोट, फिर यह बस्ती, पहले यह बस्ती ताम्रवती, तांबावती के नाम से, और फिर इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थर एवं मिट्टी से बनी हुई है, जिनकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरे, ओवरों में विभाजित किया जाता था। मकान के में 4 से 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर मकान में, एक मकान में 4 से 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं।
देखो यहाँ पे दिखाया तांबे का पात्र, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का टुकड़ा, तांबे की छुरी, ठीक है ना। यहाँ पर एक मकान में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार और सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य बताए हैं। भाई ये कह रहा है कि ये सामूहिक चूल्हे मिलने का सिस्टम जो है ना वो ये दर्शा रहा है। आगे देखो, यहां उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे, अच्छे चावल होते थे भाई, शायद बासमती जैसे अच्छे चावल होते होंगे। आहड़ में बट्टीनुमा चूल्हा मिला है, इससे यह माना जाता है कि यहां तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे, तो तांबे के बर्तन भी बनाते होंगे। यहां मिले लाल भूरे मर्दभांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। दुलकोट के 1951-52 में उत्खनन में तस्तरियां, दीपक, धूपदानी, ठीक है ना, ये आ गई धूपदानी, धूपदानी, कटोरी, मटके, कलश, चूड़ियां, खिलौने, 26 किस्म के मणे कौन सी सभ्यता से मिले हैं? तो आहड़ सभ्यता से मिले हैं। कौन सी सभ्यता से मिले हैं? आहड़ सभ्यता से। 6 तांबे की मुद्रा और 3 मुहरें प्राप्त हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर धूपदानी, कटोरी, मटके, कलश, चूड़ियां, 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्रा, 3 मोहरें प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े और गिलुंड और भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आहड़ सभ्यता जब समाप्त हो रही थी तब यहाँ के लोग किस ओर प्रस्थान करते हैं? तब यहाँ के लोग गिलुंड और भगवानपुरा जैसी सभ्यताओं का निर्माण, गांवों का निर्माण करते हैं। भाई साहब एक और विशेष बात है कि ये अपनी सभ्यता जो है ना, आहड़ सभ्यता, ये ग्रामीण सभ्यता थी, गांव था ये एक, ठीक है ना। आगे सभ्यता अपनी आ गई है बालाथल सभ्यता, उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में के बालाथल में स्थित सभ्यता है। ताम्र पाषाणकालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। यहाँ 11 कमरों के बड़े भवन, देखो 11 कमरों का बड़ा भवन, दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए। बालाथल में तांबे के चाकू, कुलाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण भी मिले। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी, कृषि और पशुपालन दोनों करते हैं तथा शिकार भी किया करते थे। शिकार तीनों आजीविका के साधन थे। बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले। बैराठ के अतिरिक्त बालाथली एक ऐसा स्थान है जहां बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद में जो बात हम कर रहे हैं वो अपनी बात आ जाती है गणेश्वर सभ्यता की, सीकर की। ये अपनी बात आ गई गणेश्वर सभ्यता की। सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में स्थित गणेश्वर सभ्यता एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता से विशिष्ट संस्कृति के अवशेष, देखो इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है या ताम्रवर्ती सभ्यताओं की जननी, ताम्रवर्ती सभ्यताओं की जननी कहते हैं। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत मिलते हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता ही रही होगी। ताम्र उपकरणों में बाण, छेड़ियां, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक, अंगूठियां आदि प्रमुख है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहां से दोहरी पेचदार सीरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। देखना, एक हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन मिले हैं और दूसरे लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारिता वाले मजबूत बर्तन मिले हैं। इन बर्तनों में
मर्तबान, कलश, प्याले, तसड़े, ढक्कन, हांडी प्रमुख है। ये बर्तन यहां पर मिले हैं भाई। आगे देखो भाई, आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यताएं ताम्र पाषाण काल की थी, किंतु इनके ऊपरी प्रशस्त्र में लोहे युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए बेराट, सांबर, बागोर, रेड आदि सभ्यता स्थलों का विवरण उल्लेखनीय है। आगे देखो भाई, बेराट सभ्यता आ गई यहां पर। कौन सी सभ्यता? बेराट सभ्यता। जयपुर जिले में स्थित बेराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी बीजक की पहाड़ी भीम डूंगरी महत्वपूर्ण है, एक गणेश डूंगरी भी। 3 प्रमुख स्थल है यहाँ के। बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी महत्वपूर्ण स्थल है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है। ये बात, मत्स्य जनपद की बात, राजधानी विराटनगर की बात हम पीछे के वीडियो में देख के आ चुके हैं, ठीक है ना, जहां पांडवों ने अपना अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। आगे मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र था और यहां सम्राट अशोक यहां अशोक के 2 स्तंभ लेख, एक भाब्रू शिलालेख या बेराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सम्राट अशोक के 2 स्तंभ लेख कौन सी सभ्यता से मिलते हैं? तो बेराट सभ्यता से मिलते हैं, विराटनगर सभ्यता से मिलते हैं, मत्स्य जनपद की राजधानी से मिलते हैं। एक भाब्रू बेराट, एक बौद्ध मठ के अवशेष। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिनमें 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। यूनानी राजा हुआ करते थे मिनेंडर, ठीक है ना, यूनानी राजा मिनेंडर के समय की यहां पर हमें आगे देखो, 8 पंचमार्क है, 8 पंचमार्क 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाश्ता व पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की किलें, हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा के बागोर, ओजियाना, जयपुर जिले में स्थित सांभर, जोधपुरा भी जयपुर में है, टोंक जिले में स्थित रेड नगर, चित्तौड़ में स्थित नगरी, भरतपुर में नो, जालोर में बीनमाल, राजसमंद में पचमता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा पेपर में। और गिलूंड भी राजसमंद में है, पचमता इंपॉर्टेंट बहुत है भाई। आदि पाषाण, ताम्र पाषाण तथा ताम्र लोह कलाकृति को प्रकट करते हैं भाई, इंपॉर्टेंट बहुत है। राजस्थान के भीलवाड़ा में बागोर, ओजियाना, ठीक है ना, भीलवाड़ा में बागोर और ओजियाना, जयपुर जिले में सांबर, जोधपुरा, टोंक में नगर और रेड, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नो, जालोर में बीनमाल, राजसमंद में पचमाता और गिलूंड, बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यताएं हैं ये, ठीक है ना। आगे देखो, ये आगे अपने शब्दावलियां प्रमुख। उत्खनन पीछे वाले पार्ट में भी और इसमें भी खुदाई, मर्दभांड मिट्टी के बर्तन, पाषाण पत्थर, ताम्र तांबा, इंपॉर्टेंट बातें थी। अब मैं आपको प्रश्न जो है वो मैं बता देता हूं। निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? ये तो बताओगे चारों में से आप। अशोक का बाबरू शिलालेख किस सभ्यता से प्राप्त हुआ? तो वो बता देता हूं मैं, बेराट सभ्यता से, ठीक है ना। अब आहड़ बस्ती प्राचीन काल में किस नाम से जानी जाती थी? और एक है सीकर जिले में नीम का थाना तहसील से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोनों सभ्यताओं के, दोनों प्रश्नों के उत्तर आप दोगे। यहां पर आहड़ बस्ती
प्राचीन काल में किस नाम से जानी जाती थी? एक स्थानीय नाम, एक प्राचीन नाम, एक 10वीं 11वीं शताब्दी का नाम। सारे इसमें उत्तर में आप लिख सकते हो, तीनों चारों। स्थानीय नाम क्या था, उसके बाद में नाम क्या था, उसके बाद में नाम क्या था। ठीक है, तीनों नाम आप इसके लिख सकते हो। और इधर नीम का थाना तहसील में एक विशेष सभ्यता थी जो ताम्रवर्ती सभ्यताओं की जननी के नाम से जानी जाती है। दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं देख लूंगा कि किस किस ने अच्छे तरीके से पढ़े हैं। तो मित्रों, ये हो जाते हैं अपने पाठ 6ठी क्लास के 4 नंबर तक। अब इससे आगे की चर्चा अपने आगे की क्लास में करेंगे। तब तक आप ये चैप्टर पेन कॉपी लेके बैठना भाई, तब क्लियर हो पाएंगे आपके। पेन कॉपी और किताब 6ठी क्लास की पास में आपके रहनी चाहिए, ताकि आपको फायदा मिलता रहे, मजा आ जाएगा पढ़ने का। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना भाई। आज के लिए धन्यवाद, नई क्लास में फिर मिलते हैं, नमस्कार।